नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें एक लड़की श्रद्धा को उसी के बॉयफ्रेंड ने 35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रखा हुआ था। या दिल्ली के झंझावाला केस को देख लीजिए, जिसमें अंजलि नाम के एक लड़की को गाड़ी में घसीटते हुए मार डाला गया। उज्जैन का दुर्लभ कश्यप के बारे में सुने? महज 17 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। या बेगूसराय बिहार का वो लड़का जिसको 7 साल की उम्र में ही एक सीरियल किलर होने का पुष्टि किया गया था। क्या एक इंसान को मार डालना इतना आसान काम होता है? क्या चलता है उस दौरान अपराधी के दिमाग में? इसका मनोविज्ञान क्या है? आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। साल 1870, इटली का एक वैज्ञानिक, इनका नाम था सेज़ेरे लोम्बोसो। इन्होंने अपराधियों के ऊपर शोध किया और ये दावा किया कि एक अपराधी का, एक खूनी का शारीरिक जो बनावट होता है वो आम इंसान से अलग होता है। इनका दावा था कि खूनियों का, अपराधियों का जो है, या तो हाथ लंबे होंगे या कान लंबे होंगे। हालांकि जब उनके दावे को जेल में पड़े हुए अपराधियों के साथ मिलान किया गया, उनका दावा उल्टा पड़ गया। अपराधियों के ना तो हाथ लंबे थे ना ही कान लंबे थे। हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, हाथ और कान काफी छोटे थे। हालांकि इस दौरान सेज़ेरे लोम्बोसो की काफी मजाक उड़ाई गई, लेकिन जो है इस दौरान क्रिमिनोलॉजी का स्टडी प्रारंभ हो गया। हाथ, कान और न्यूरॉन से होते हुए वैज्ञानिक अब मस्तिष्क तक पहुंच चुके थे। 80 के दशक में ब्रेन स्कैनिंग जब शुरू हुआ तो वैज्ञानिकों ने एक अपराधी के दिमाग में झांक कर देखा और ये पाया कि किस तरह से एक पाउंड का दिमाग एक आदमी को अपराधी बना देता है, एक आदमी को पागल बना देता है। तो किस तरह से एक हंसता खेलता सामान्य से दिखने वाला आदमी अपने ही दोस्तों या रिश्तेदारों को बर्बरतापूर्ण हत्या तक कर सकता है। 90 के शुरुआत में न्यूरो क्रिमिनोलॉजिस्ट एंड्रे रियान, इन्होंने अमेरिका में कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने वाले खूनियों के ऊपर शोध किया और शोध का शुरुआत इन्होंने कैलिफोर्निया से किया था, जो कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने वाले हादसे के लिए काफी ज्यादा बदनाम था। एंड्रे रियान ने 40 से ज्यादा कैदियों के ऊपर शोध किया और इनके पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी या शॉर्ट फॉर्म में PET करवाया। इससे ये पता चला कि अपराधियों के दिमाग में क्या केमिकल लोचा है। मतलब कि आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एक अपराधी के दिमाग में किस तरह का खिचड़ी पक रहा है। ब्रेन स्कैनिंग से ये पता चला कि अपराधियों के दिमाग के कुछ हिस्से जो है वो सिकुड़े हुए हैं और खास करके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया। आपके जानकारी के लिए ये बता दें कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया वो एरिया है दिमाग का, वो हिस्सा है जो कि आपको खुद पर नियंत्रण रखने के लिए मदद करता है। जैसे आपको मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप किसी का सर नहीं तोड़ दे या दांत नहीं तोड़ दे, इसके ऊपर नियंत्रण करने पे आपको मदद करता है। दूसरा, ये आपको खतरों से भी अंदाजा देता है। जैसे आग पे हाथ रखने पर आप जल सकते हैं,
ऊंची छत से आप छलांग मारेंगे तो गिर सकते हैं, मर सकते हैं, जहर पीने पर मर सकते हैं। तो इस तरह के खतरों से भी आपको अंदाजा करवाता है। और एक जीन जिसको कि कहा जाता है MAOA, मायोआ, इस जीन के अभाव में भी एक साधारण सा व्यक्ति खूंखार अपराधी या हत्यारा बन सकता है। हालांकि ये जीन का काम है कि आपके दिमाग के अंदर दो हार्मोन्स सेरोटोनिन और डोपामिन, इन दोनों का संतुलन बनाए रखता है। अगर इन दोनों का संतुलन बिगड़ा तो भी एक सामान्य सा आदमी अपराधी हो सकता है। खैर, ये तो था फिजियोलॉजी की बातें, शरीर विज्ञान की बात। अब मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान में हम लोग अगर जन्म से किसी को लेते हैं, एक बच्चे का जन्म अगर उसके माता पिता के द्वारा अनैतिक आचरण करते हुए हुआ तो उस बच्चे में अवगुण आ जाते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का वो हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे का जन्म से पहले उसका पिता द्वारा नशे की हालत में संभोग में उतरना, उसके माँ का अनैतिक आचरण करना, जब बच्चा पेट में रहता है तब ज्यादा गुस्सा करना, झगड़ना, लड़ना, इगोइस्टिक होना, ये कुछ हद तक बच्चे में जो है इस तरह के अवगुण आ जाते हैं। उसके बाद बच्चा जब समाज में जाता है, स्कूल कॉलेजों में जाता है, इसका सीधा असर संगति के द्वारा आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है। जिस तरह का संगति होगी उसका असर आपके बच्चे पर जरूर पड़ता है। बुरी प्रवृत्तियों का वजह से उसमें बुरे भावना पनपते रहेंगे। बचपन से लेकर मृत्यु तक हम लोग लाखों लोगों से मिलते हैं। हर एक आदमी आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालता है। उसमें से कुछ अच्छा डालता है, कुछ बुरा डालता है। तो हमें अच्छाइयों को लेना चाहिए, ना कि बुराइयों को। तो इसमें मदद काफ़ी ज़्यादा करता है कि आपके बच्चे का संगत किस तरह से है, किस तरह के लोगों से या किस तरह के बच्चों से वो मिलता जुलता है आगे चलकर। हम लोग मनोविज्ञान की कहें तो हम लोग कोई भी काम जो करते हैं वो 3 तलों पर करते हैं। एक तो शरीर के द्वारा जो किसी काम को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसी काम को सबसे पहले हम लोग विचारों के द्वारा करते हैं। मतलब कि विचार आता है तभी तो हम लोग किसी काम को अंजाम देते हैं, और विचार शरीर का ही एक सूक्ष्म तल है। और तीसरा जो है वो मन के द्वारा, क्योंकि मन में ही विचार आते हैं। तो आपके कोई भी काम को करने से पहले जो विचार आ रहा है वो किस तरह का है, इस चीज को नोटिस करना बहुत जरूरी है। अगर मन में विचार सही है तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई गलत विचार आता है तो उसको क्वेश्चन मत दीजिए। क्वेश्चन का अर्थ है जैसे आपको किसी से लड़ाई हुआ, अब आपके मन में ये विचार आ रहा है कि इसको ये बोलने से अच्छा होता, वो बोलने से अच्छा होता, या अगली बार मिलेगा तो एक चांटा तक लगा देंगे। ये जो आप पोषण कर रहे हैं, ये पोषण ठीक उसी तरह से है कि एक दिन ये बीज पेड़ होगा और वही पेड़ फल भी देगा। मतलब कि आप जो पोषण कर रहे हैं विचार का, वही विचार एक दिन कृत्य में चेंज हो जाएगा, मतलब कि एक्शन में चेंज हो जाएगा। आप अचानक आप सोच भी नहीं सकते, आपका हाथ उठ जाएगा और आप जो है थप्पड़ सही का मार चुके हो। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं बता दूं, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्वप्न तत्व के ऊपर काफी ज्यादा शोध कर चुके हैं।
और इनका कहना था मनुष्य का जो भी विचार, जो वो दिन में भले ही वो कितना भी साधु प्रकृति का दिखाई देता हो, लेकिन उसके सपने में जो होता है वही सच होता है। आप दिन में चाहे किसी को काफी ज्यादा, हद से ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हुए उसको सम्मान दे रहे हो, लेकिन रात में उसी व्यक्ति का आप खून तक कर रहे हैं, ऐसा आप सपना देख रहे हैं। मैं इसको एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुदूरपुर में एक गांव था जिसमें कोई भी क्राइम नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण था कि वहां पे बच्चों का शुरू से लेकर ही सपनों के ऊपर विश्लेषण किया जाता था। जैसे बच्चे अगर रात को किसी को मारने का सपना देखे तो वो दिन में अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को सारा सपने के बारे में वो बताता था। और माता पिता क्या करते थे, जिस भी बच्चे को उसने सपने में मारा या किसी भी स्त्री के साथ उसने गलत बर्ताव किया तो उसको माफी मांगने के लिए कहा जाता था। तो इस तरह से उसके मन में पलने वाला जो नेगेटिव विचार है, जो गलत विचार था कि उस बच्चे को मारना है या उस स्त्री के साथ गलत बर्ताव करना है, वो एक तरह से खत्म हो जाता था। उसका पोषण बिल्कुल नहीं होता था। तो इस तरह से देखा गया, इस गांव में कोई भी क्राइम कभी नहीं हुआ। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, खुद के अंदर भी हम लोग का अगर कोई नेगेटिव विचार या इस तरह का कोई विचार आ रहा है किसी को मारने या किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़े की या कोई आपराधिक मनोवृत्ति छा रहा है आपके दिमाग के ऊपर, तो आप इसको पोषित ना करें, इसको जो है तुरंत एक्शन के साथ रोकने की कोशिश करें। और इसी के साथ मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं आपको और किस किस टॉपिक पर बताऊं। नमस्कार।